2024 का लोकसभा चुनाव आने में अभी 1.5 साल से अधिक का वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलें तैयारियां ऐसी कर रही हैं जैसे कि 1.5 महीने बाद ही चुनाव होने वाला हो। वहीं दूसरी ओर अगर सरकारों की बात करें तो जनता के समस्या से सरोकार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और लोकसभा सांसद संगम लाल गुप्ता जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। बीजेपी अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप लोग जिन वादों को करके सत्ता में आए थे उन वादों को आप भूल गए जनता से। देखिए, बीजेपी निरंतर तैयारी करती है। बीजेपी ऐसा नहीं है कि चुनाव आता ही तब तैयारी होती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज चुनाव होता है, फिर दूसरे चुनाव की तैयारी दूसरे दिन से शुरू हो जाती है। ये कोई आज का नहीं है कि हम आज तैयारी कर रहे हैं। जितने भी चुनाव हुए हैं हमारी निरंतर तैयारी रहती है चुनाव की। अगर नीतीश कुमार की बात करें, कुछ दिन पहले तक वो आपके ही सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन अब वो अलग हो चुके हैं और 2024 को लेकर एकदम मुहिम छेड़े हुए हैं। तमाम राजनीतिक दलों से मुलाकात कर रहे हैं और जिस तरीके से विपक्ष लामबंद हो रहा है, भाजपा कैसे निपटेगी? देखिए, नीतीश कुमार जिस तरीके से उनको आज जहां भी वो गठबंधन किए हैं, उनको पलटू राम कहा जाता था कि वो मौका देखकर पलट जाते हैं। और नीतीश कुमार जी ने गठबंधन को अगर तोड़कर अपने स्वार्थ के लिए जो सपने देख रहे हैं, इस देश की जनता का विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है और आगे भी रहेगा। और विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। विपक्ष ने उनको एक अपना लॉलीपॉप दिया है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था। इसके लिए उन्होंने लॉलीपॉप दिया कि भाई आप हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो जाइए और आप भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दीजिए। तो लालच में आकर, स्वार्थ में आकर अपना वो सपना देखने लगे, मगर उनके वो सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनको 24 दल इकट्ठा करना, क्योंकि उस 24 दल में हर आदमी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के उनके सपने को पूरा करने के लिए उनको घोषित करेगा। 24 पार्टियां और 24 पार्टियों के नेता स्वयं में अपने आप में प्रधानमंत्री के खुद कैंडिडेट हैं। क्योंकि देखा जाए, दिल्ली आते हैं, कई नेताओं से मुलाकात करते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी से मुलाकात हुई और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, सीताराम येचुरी से मुलाकात, डी राजा से मुलाकात, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मुलाकात। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है 2024? ये बीजेपी 303 सीट आज बीजेपी के पास है और हम एनडीए के साथ इस बार देश में 400 सीट जीतने का लक्ष्य हमारा है, क्योंकि हमने जो काम किया है, हमने जो देश की जनता का विश्वास जीता है और माननीय देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो जनता का विश्वास है और जिस विश्वास पे हम खरा उतरे हैं, हमने समाज के अंतिम पायदान पर लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। हमारी सरकार की योजनाएं धरातल तक पहुंची है और उसी विश्वास का नतीजा है कि इस बार फिर हम 2024 में 400 सीट जीतने का हमारा लक्ष्य है। क्योंकि देखा जाए, जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार क्या आप होंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि ये एक रणनीति है? अब देखिए क्या है, अभी तो उनका उद्देश्य है कि पहले तो मैं सारे विपक्ष के नेताओं से मिलूं। उनका सोच क्या है कि नेताओं से मिलने के बाद हमको प्रधानमंत्री का दावेदार बनाएं, मगर उनको ये नहीं मालूम है कि सारे के सारे लोग जो विपक्ष के हैं 24 पार्टियों के, उनमें कई सारे नेता दावेदार हैं प्रधानमंत्री के।
नीतीश कुमार की यदि बात करें तो वो ओम प्रकाश चौटाला के साथ मिलकर एक बड़ी रैली 25 तारीख को करने जा रहे हैं। हालांकि इस रैली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को न्योता नहीं मिला है, तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आने वाले समय में ये नहीं, इसके पहले भी चुनाव हुए हैं और इसके पहले भी चुनाव में सारे विपक्ष के लोगों ने एक सामूहिक रैलियां किया है। ये कोई आज पहली बार रैली नहीं हो रही है, तो रैली तो सामूहिक इसके पहले भी हुए हैं। 2014 में हुए हैं सामूहिक रैली, 2019 के चुनाव में सामूहिक रैली हुई है और 2019 के चुनाव में भी लोगों का गठबंधन था। और रही बात नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार जी का तो पूरी तरीके से बिहार की जनता उनको पूरी तरीके से नाकार चुकी है, जिसका नतीजा आपने बिहार के चुनाव में देखा कि उनके पास जितनी अपेक्षा की जाती थी उस सीट नहीं आई। फिर भी हमारे गठबंधन के सहयोगी थे और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया गया। हम चाहते तो मुख्यमंत्री नहीं बनाते, सीटें हमारी ज़्यादा थी, मगर फिर भी हमारा गठबंधन था, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। हर मीटिंग में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा किया था कि भाई हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नीतीश कुमार जी हैं। उसके बावजूद भी कितनी सीटें कम हो गई, फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से पदयात्रा की शुरुआत की है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन साउथ है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा? देखिए भाई, कांग्रेस पार्टी का जनाधार समाप्त हो चुका है। कांग्रेस के खुद के घर में और उनके खुद के नेता पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। अपने घर को जो नहीं संभाल सकता वो देश को क्या संभालेगा और भारत कैसे जोड़ेगा? जो अपने पार्टी के बड़े नेताओं को नहीं जोड़ सकता वो भारत कैसे जोड़ेगा? भारत नहीं जोड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, उसके पीछे भी तो बीजेपी का हाथ ही कांग्रेस कह रही है। देखिए भाई, हमारा कहने का मतलब, आप बड़े अपने नेताओं का सम्मान, अपने बड़े नेताओं का विचार, अपने बड़े नेताओं को साथ में मशविरा, और कहीं ना कहीं उनको अगर अपमान महसूस हो रहा है, जैसे गुलाम नबी आज़ाद जी इतने सीनियर नेता हैं, आज अगर उन्होंने पार्टी छोड़ा तो कहीं ना कहीं उनको अपमान तो दिखा होगा। भी सबसे पहले तो उनको राज्यसभा भेजना चाहिए था। हमारे स्वयं के प्रतापगढ़ से 2 राज्यसभा भेजा गया है। एक गवैया को भेज दिया। कभी गवैया को तो उसके सामने और गुलाम नबी आज़ाद का कितना बड़ा इमेज है। तो कहीं ना कहीं उनको पार्टी में अपमानित महसूस हुआ, इसके लिए वो लोग अपना दल छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस तो यही आरोप लगा रही है बीजेपी पे, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद का बीजेपी के साथ साठगांठ हो गया था जम्मू कश्मीर को लेकर, इसलिए वो पार्टी छोड़ दी है। देखिए भाई, बीजेपी के साथ साठगांठ हो गया था, मैं वही आपको ममता जी कहने की कोशिश कर रहा हूं बताने की, कि आदमी जब अपने घर को नहीं सजो पा रहा है, अपने नेताओं को नहीं सजो पा रहा है, उनकी नाराजगी को नहीं दूर कर पा रहा है, अपने परिवार में सिमटा हुआ है, जो उनके परिवार में सिमटे हुए लोग हैं, जो उनके किचन के मेंबर हैं, उन्हीं तक वो सीमित हैं, तो जो पुराने बड़े नेता हैं उनको कहीं ना कहीं अपमानित महसूस हो रहा है, इसके लिए पार्टी छोड़ दे रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो आप लोगों की संगठनात्मक बैठक लगातार होती रहती है। 144 लोकसभा सीटों पर जहां पर बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, उसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे, एक बड़ी बैठक हुई। क्या कुछ निर्देश दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस्ड पार्टी है, क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निरंतर उनके हर बार वो यही कहते हैं
कि सरकार से बड़ा संगठन है। तो हमारी पार्टी संगठन बेस्ड पार्टी है और संगठन निरंतर बैठकें करता है, निरंतर पार्टी की नीतियों पे चर्चाएं होती रहती हैं। नीतियां जो हमारी सरकार की है, जो जनहित की नीतियां हैं, उसको निचले स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए, ये सारी चर्चाएं बैठकों में होती हैं। तो बैठक तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की निरंतर होती रहती है। अगर महंगाई बेरोजगारी की बात करें तो आज की तारीख में देश में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका निदान देश के वासी चाहते हैं। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहा है, इससे आप लोग कैसे देखिए? ऐसा है कि लोग कहते हैं महंगाई। आज आप 2014 के पीछे आप जाइए, ठीक है? आज बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, बड़े बड़े रोड, जहां अभी हम हरिद्वार से आ रहे हैं, हम 3 घंटे में पहुंच गए हैं वो दिल्ली। और 14 के पहले क्या था? तो हर चीज एक डेवलपमेंट होता है, हर चीज लोगों के इनकम बढ़ते हैं, तो इनकम के साथ साथ लोगों के शौक बढ़ते हैं। तो शौक जब बढ़ते हैं मार्केट में, उसी के हिसाब से महंगाई बढ़ती है। भाई, अगर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा और किसान की आय दोगुनी हो रही है, भाई किसान हमारे देश का अन्नदाता है, तो भाई अब महंगाई नहीं होगी तो किसान की आय नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है। जनता अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं करती तो जितने भी चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 37 सालों के बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। तो अगर महंगाई की कोई मार होती, जनता हमसे नाराज होती, तो जिस तरीके से विपक्ष के लोग इकट्ठा होकर उत्तर प्रदेश में एकजुट हुए थे, उसका नतीजा कुछ और होता। हम जनता के विश्वास को जीते हुए हैं और जनता जब हमारे विश्वास पर, हम उसके काम पर, हम विकास पर जब खरे उतर रहे हैं, तो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे भी रहेगी। विपक्षी दल असदुद्दीन ओवैसी को लगातार बीजेपी की बी टीम बताते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब आप मदरसों की मदद नहीं करते हैं तो आपको जांच का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मिनी एनआरसी है। देखिए भाई, ओवैसी जी चर्चे में बना रहना चाहते हैं। वो एक जात विशेष का नेतृत्व करते हैं और एक जात विशेष को खुश करने के लिए वो आए दिन कुछ न कुछ टिप्पणियां सरकार के ऊपर करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक दुकान है और उस दुकान को बरकरार रखना चाहते हैं। तो सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ उनका बोलने की आदत है। अगर वो बोलेंगे नहीं तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। तो दुकान को चलाने के लिए उनका बोलना भी अनिवार्य है अपनी समाज के प्रति। मगर भारतीय जनता पार्टी किसी द्वेष भावना के साथ न तो सरकार चलाती है और न तो किसी समाज को प्रताड़ित करती है। प्रताड़ित भी नहीं करती है किसी समाज को लेके, क्योंकि हमारे सरकार में हर समाज सुरक्षित है। न कहीं दंगा सुनने को आता है। 2017 के पहले ही उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगा हुआ करते थे, मगर 17 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई दंगा कहीं हुआ नहीं है। तो असुरक्षित कहाँ है? हमारी सरकार में कोई भी समाज का आदमी, कोई भी बिरादरी का आदमी असुरक्षित नहीं है। आप कह रहे हैं कि किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति असुरक्षित नहीं, लेकिन ऐसा क्यों है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर भी है वो खुद को असहज और असुरक्षित महसूस करते हैं? भरोसा क्यों नहीं कर पाते? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई आपको क्या तकलीफ है। सरकार की सारे योजनाओं का लाभ आप लेते हैं और बीजेपी से आप असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? ये तो उनके नेताओं से पूछना पड़ेगा, ये तो ओवैसी जी से पूछना पड़ेगा, ऐसा क्या कारण है। ये तो उनसे जवाब लेना चाहिए कि आपको क्या तकलीफ है भाई। वो तो यही आरोप लगाते हैं कि आप जानबूझकर बुलडोजर चलवाते हैं, खास समुदाय को टारगेट करते हैं। आप बताइए हमको, अगर कोई गलत काम करेगा, कोई डकैती डालेगा,
कोई चोरी करेगा, कोई बलात्कार करेगा, कोई कानून का उल्लंघन करेगा, कोई कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, तो किसी भी समुदाय का व्यक्ति होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, किसी भी समुदाय का होगा। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति विशेष के ऊपर कार्रवाई हो, कोई व्यक्ति विशेष के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा हो, ऐसा तो नहीं है भाई। कोई गलत तरीके से काम करेगा, अराजक तत्व गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, अगर उनके पास कोई हिसाब नहीं होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, उनके घरों पे बुलडोजर भी चलाया जाएगा। मगर किसी जाति विशेष के लिए हमारी सरकार काम नहीं करती है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद संगम लाल गुप्ता से। पाव भाजी पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। देसी पाव भाजी की यही पहचान, MDH पाव भाजी मसाला। इसके बिना पाव भाजी कहाँ बनती है। MDH पाव भाजी मसाला, MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। असली मसाले सच सच MDH। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता से। जिस कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की बात आप लोग लगातार करते हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अपराध लगातार बढ़ रहा है। देखिए, कानून के ऊपर तो उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जो कानून की व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था दिया गया है, उनको खुद को सोचना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कई सारे उदाहरण कि हम लोग जब जनता दर्शन में बैठा करते थे, हम लोगों को दिन भर 200 कंप्लेन आते थे, और आज हम जब बैठते हैं तो हम लोगों को 20 लोग आते हैं शिकायत लेके। तो हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं कि कानून पे और कानून का राज स्थापित हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कानून का कंट्रोल पहले उत्तर प्रदेश में उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए सोचते थे, मगर आज बाहर के प्रदेशों के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। इनवर्ट समिट के जरिए कि हमें जमीन दिया जाए, हम उद्योग लगाएंगे। उसका मुख्य कारण यही है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। इसके अलावा ये दिल्ली की बात करें, लगातार आप लोगों पर ये आरोप है, खासतौर पे मोदी सरकार पे, कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि CBI का मिसयूज हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। झारखंड में हेमंत सोरेन कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस को आप लोग अंजाम देना चाहते हैं। नीतीश कुमार बिहार में आप लोगों से अलग हो गए तो वहां पर भी इनकम टैक्स और CBI और ED के छापे। ऐसा क्यों? जो चोरी करेगा जांच होगी उसी की। आपको मालूम है कि दिल्ली में कितना बड़ा खेल हुआ है दारू के, एक बड़ा रैकेट दारू में काम किया है, और एक व्यक्ति विशेष को, रेड्डी एंड कंपनी को, व्यक्ति विशेष को, लोगों को दारू की एजेंसियां कानून का बाईपास करके कानून एक बना के सेक्टर वाइज उनको दे दिया गया था। तो ये तो जग जाहिर है कि जांच होगी तो पकड़े जाएंगे। जब आपने चोरी किया है और चोरी जब किया है तो आप पकड़े जाएंगे। तो उसमें कानून की कोई हम सहारा लेकर एजेंसियां हमारे कहने पे काम कर रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज गुजरात में, उत्तर प्रदेश में
कई सारे प्रदेशों में आज इनकम टैक्स से छापे पड़े हैं। हाँ, पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर ये भी तो हमारा कहने का मतलब, जब लोग राजनीतिक पार्टियां बनाकर और कैश पैसा चेक ले करके और उनको कैश पैसे रिटर्न दे देते हैं, भाई एक बड़ा अमाउंट का चेक ले लेते हैं और बाकी के पैसे उनको रिटर्न दे देते हैं, थोड़े पैसे अपने चंदे में ले लेते हैं। अगर आप उसका हिसाब नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि आप चोरी के दायरे में आ गए। आपने जब उसका हिसाब नहीं दिया तो इनकम टैक्स विभाग अगर कहीं किसी के यहाँ रेड कर रहा है, ये तो आप हिसाब दे दो, तो इसका मतलब थोड़ी है कि सरकार उसमें इन्वॉल्व है। एजेंसियां स्वतंत्र है, एजेंसियां स्वतंत्र अपना काम कर रही हैं। लेकिन सवाल तो यही है ना कि जो लोग बीजेपी से संबंधित हैं उनके यहाँ छापे नहीं है, जो बीजेपी से संबंधित नहीं है उनके यहाँ छापे हैं, इसीलिए सरकार की नीयत पर सवाल है। बिल्कुल ऐसे नहीं है। हमारा कहने का मतलब कि जो उस दायरे में आता है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कोई स्वतंत्र हो, अगर चोरी के दायरे में, टैक्स को चोरी के दायरे में अगर आता है, मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में अगर आता है, तो उसके ऊपर जांच भी होगी, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, सुनिश्चित। उसमें कोई नहीं बच सकता है। माननीय देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के मुख्यमंत्री न उस मामले में इन्वॉल्व होते हैं। एजेंसियां, देखिए पहले बहुत सारी चोरियां होती थी, नोटबंदी के बाद सारे चीज पारदर्शिता हो गए, उसके बाद भी लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग चेक ले लेते हैं, कैश रिटर्न कर देते हैं, बहुत सारे जगह ऐसे चलते हैं। तो हिसाब तो डिपार्टमेंट को देना ही पड़ेगा। विपक्ष यही तो आरोप लगा रहा है। हेमंता बिश्व शर्मा जब बीजेपी से अलग थे तो बीजेपी उनके घोटालों की बुकलेट दिखा रही थी, लेकिन जब बीजेपी के साथ गए, असम के मुख्यमंत्री बन गए, तो वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो चोरी के दायरे में है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में है, वो चाहे हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, वो कहीं बच नहीं सकता है। तो राहुल गांधी जो आरोप लगातार आप लोगों पर, केंद्र सरकार पर लगाते रहे हैं कि सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, जानबूझकर उनको घंटों घंटों तक पूछताछ के लिए बुलाया गया, क्या वो निराधार जब है? उनका गिरेबान साफ है, पहली बात तो बेल पे है, मुकदमा दर्ज है, और जब उनका गिरेबान साफ है तो उनको जाके एजेंसी के पास अपनी बात रखने में उनको इस तरीके से जनता के बीच में आके पोपो डंडा नहीं करना चाहिए। आप ईमानदार हैं, आपका गिरेबान साफ है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनको। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से पिछले कुछ समय में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, क्या आपको लगता है कि वो सही है और आगे भी कायम रहेगा? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी और बुलडोजर की कार्रवाई आगे चलती रहेगी गलत कामों के लिए। अगर कोई गलत काम कर रहा है, अगर कोई बगैर नक्शे का घर बना रहा है, अगर कोई सरकारी ज़मीनों पे निर्माण किया है, अगर कोई भवन बनाया है, उसके नक्शे नहीं पास हैं, तो ऐसे मामलों में कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब नहीं है कि कार्रवाई, अब इतना बड़ा बिल्डिंग को गिराया गया, उसको ध्वस्त किया गया, तो इल्लीगल था, भ्रष्टाचार के पैसे उसमें थे, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, तो उसको क्या करे सरकार? उसको लीगलाइज कर दे। क्यों कर देगी सरकार लीगल? जब भ्रष्टाचार के पैसे लगे हैं और इलीगल है, बगैर नक्शे की बिल्डिंग खड़ी है, तो उसको तो गिराना अनिवार्य रूप से है। तो ऐसा नहीं है कि किसी निर्दोष के ऊपर, किसी ऐसे मामले किसी के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विपक्ष का ये आरोप है कि मोदी सरकार विपक्षी दलों का खात्मा करना चाहती है, इसमें कितनी सच्चाई है? कि भाई ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर आदमी अपनी बात को रखना चाहिए। अब उनको क्यों डर है कि खत्म करना चाहती है? भाई वो अपने हिसाब से जनता के बीच में जा रहे हैं, हम अपने विकास के कार्य को लेके जा रहे हैं।
अब हम विकास के कार्य को लेके जा रहे हैं, हमारे कार्य को जनता पसंद कर रही है, अब उनके कार्य को जनता ने नकार दिया है, अब उनका पतन हो रहा है, तो उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष की पार्टियों को खत्म करना चाहती है। तो ऐसा नहीं है भाई, अपने मुद्दे और अपनी बात को जनता में रखें। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर आदमी पार्टी बना सकता है, हर आदमी जनता के बीच में जा सकता है, जनता के विश्वास को जीत सकता है, और जो जनता के बीच में अपना विश्वास जता सकता है, देश की जनता उसके साथ खड़ी रहती है। विपक्ष यही तो कह रहा है कि संसद में आवाज उठाने नहीं देते, बाहर सड़क पर विरोध प्रदर्शन देखिए, करें तो गिरफ्तारी हो जाती है। सांसद में जनता चुनकर भेजती है तो संवाद करने के लिए, और जब संवाद सांसद में होता है, भाई आप चर्चा करिए, आप चर्चा करिए, जिस मुद्दे पर चर्चा करना है, महंगाई पे चर्चा करना है। इस बार का सांसद चला मानसून के सत्र को आपने देखा होगा कि विपक्ष के लोगों ने किस तरीके से हंगामा किया। भाई वाद और विवाद तो चर्चा का विषय है, और जब चर्चा होगा, आपको लगता है कि आप जनता के बहुत हितैषी हैं, तो सांसद जब चलता है उसमें आप चर्चा करिए, देश की जनता उसको देखेगी। जब लोकसभा का सदन चलता है तो पूरे देश और दुनिया की जनता देखती है, तो उसको भी लगे कि कम से कम हमने जिसको चुनकर भेजा है वहां पर वो बैठकर कम से कम हमारी बातें तो रख रहा है। कोई भी मुद्दा हो, जो मुद्दा आप सांसद के बाहर करते हैं, उस मुद्दे को आपको सांसद के अंदर चर्चा करना चाहिए, और चर्चा करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से नीतीश कुमार और दूसरी ओर ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्ष लामबंद हो रहा है, क्या आपको लगता है कि 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में वापसी करेगी? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके ऊपर जनता का विश्वास है और जनता उनके ऊपर विश्वास करती है। जब चुनाव आता है तो ये लामबंद होना, एकजुट होना, बैठकें होना, ये तो निरंतर एक प्रतिक्रिया चलते रहती है, और भाई विपक्ष का होना भी अनिवार्य है। विपक्ष नहीं होगा तो हमारी गलतियों को कौन उजागर करेगा? उनकी चर्चाएं भी करना जाहिर है, उनको बैठकें भी करना जरूरत है। तो हर आदमी इस लोकतंत्र में स्वतंत्र है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं ममता जी कि भारतीय जनता पार्टी देश और समाज और गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित समाज के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए कार्य कर रही है, और उसी का नतीजा है कि आज जहां भी चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकारें बन रही हैं, और 2024 में हमारा लक्ष्य है कि हम 400 सीट जीतकर सरकार बनाएंगे, क्योंकि 2014 में हमने चुनाव लड़ा तो 2014 में सीटें जितनी आई उससे ज़्यादा सीटें 2019 में आई, और आपके चैनल के माध्यम से आज भी मैं कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव होगा तो 2019 से ज़्यादा सीटें 2024 में आएंगी। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।